हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और आई बिलीव कि हमको जब प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो हमको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से पढ़ना चाहिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन लिया, एमसीक्यू लिया, उसको सॉल्व किया। सपोज अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड, मूव अहेड। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन पढ़े और उसके सोल्यूशन को देखते हुए देखिए क्यों सॉल्व नहीं हुआ, और अगर सोल्यूशन पढ़ के भी समझ ना आए तो उसको जाके बुक से फिर से पढ़े। तो इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एनवायरमेंट, बिकॉज आई डील विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक वाला पार्ट, तो इन दोनों के कुछ एमसीक्यूज हम लोग करेंगे और उनको सॉल्व और करेंगे एंड उनका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरा मेथड क्या रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम इसमें डील करेंगे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसके बाद आप उसको वहाँ पे पॉज कर लेंगे, पॉज करके अपना आंसर लगाएं और फिर सोल्यूशन, क्योंकि मैं तो वन गो में पढ़ा रही हूँ आपको, बट देन यू हैव टू टेक अ पॉज। खैर, मैं आपको पॉज लेने के लिए रिमाइंड ज़रूर करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। तो पहले साइंस एंड टेक का लेते हैं, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, यू मे फाइंड दीज क्वेश्चंस की बहुत सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने सॉल्व किया है, वेल एंड गुड, क्योंकि इनमें से कुछ कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड जगह पे आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता कहीं से लिया होता है, वो यूपीएससी ने किसी ना किसी साल में पूछा होता है। सो डोंट वरी अबाउट दोज क्वेश्चन। और इन केस कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको आता है, तो आपका डबल रिविजन हो रहा है, बी हैप्पी फॉर दैट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। RNA interference, RNAi इसको कहा जाता है। This is a technology which has gained popularity in the last few years. Why? First, it is used in developing gene silencing therapies. It can be used in developing therapies for the treatment of cancer. It can be used to develop hormone replacement therapies. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens. सो यहाँ पे आपका बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जेनेटिक्स के बारे में। और एक और चीज़, जब आप एमसीक्यू देखें तो ध्यान रखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछा है या कई बार इनकरेक्ट भी पूछा होता है, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ऑल तो यहाँ पे मैंने करेक्ट ही डाला है, बट इस तरह की गलती हो जाती है कहीं पे, विच सब कई बार आपको लगता है ये सारे तो ठीक हैं, तो एक गलत होता है बीच में। तो इसमें से सही आंसर क्या है? टेक अ पॉज ऑफ 5 सेकेंड, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, आंसर लगाएं। खैर, मैं आपको आंसर पे ले चलती हूँ। इसका करेक्ट आंसर इज ए। 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 स्टेटमेंट, यस ये जीन साइलेंसिंग थेरेपीज में यूज होता है, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। 4, क्रॉप प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो वायरल पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो उनके लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी जेनेटिक थेरेपीज में कहीं पे भी यूज किया जाता है। लेकिन हार्मोनल थेरेपीज में इसका कोई रोल हमने आज तक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है। तो जब हम बोल रहे हैं ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है, तो आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब आपको समझना है कि कभी भी हमको जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज लानी है तो हमने या तो जब ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बीच में हम कुछ चेंज करें, या आरएनए जब बन गया उसके बारे में हम इसको चेंज करें। डीएनए से डीएनए बनने को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लिखा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से आने के बाद वाला पार्ट, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये ट्रांसलेशन हुआ। तो इसके बीच में कहीं पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चीज़ की बारी आएगी, वहाँ पे जीन साइलेंसिंग हम करते हैं। और ये मैकेनिज्म क्रॉप्स में भी यूज़ किया गया है, रेजिस्टेंस उनका इंक्रीज करने के लिए, पैरासाइट्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप आंसर ले सकते हैं। और प्लस यस, कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के खिलाफ भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। सो आई होप कि जेनेटिक्स में, स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से ये टॉपिक आपका कवर होता है। आगे आने से पहले बता दूँ, आगे चलने से पहले, कि कल 12 बजे यानी 25 फेब 12 बजे आई एम कमिंग टू ओल्ड राजेंद्र नगर अन अकेडमी वर्ल्ड में।
स्टूडेंट से मिलने, वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड साइंस की बात करेंगे, और भी आपके कोई क्वेरीज होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे. सो आई होप टू सी यू देयर. प्लस पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स आ रहा है. अगर आप प्रीलिम्स 2023 की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रिपेयर कीजिए, हमारे साथ रिवीजन कीजिए. आपका रिवीजन बेहतर होगा, आपका स्कोर बेहतर होगा. आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज दिस कोर्स इज फॉर 6999. मेरा कोड यूज़ करने के बाद 5599 में आपको ये कोर्स मिलेगा. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है. Why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? Number 1, release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by the soil organisms. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. Nitrous oxide, which is greenhouse gas, is not at all released into atmosphere by the crops. It is combination of weedicide and a fertilizer for particular crops. तो आप यहाँ पे पॉज लेके देखिए और मुझे बताइए कि what is the right answer. तो यहाँ पे राइट आंसर इज बी. नीम कोटिंग की वजह से क्या होता है, यूरिया का डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मिलने का रेट वो स्लो डाउन हो जाता है. अदरवाइज क्या होता है यूरिया के केस में, आंसर बी यहाँ पे लिखा है तो मैंने आपको बी बताया. सो ऑर्डिनरी यूरिया जब आप अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू एमोनियम कार्बोमेट. वो एमोनियम यूरिया है, एमोनियम कार्बामेट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ यूरिया जो होगा आधा आपका एमोनियम कार्बामेट में कन्वर्ट हो गया, कुछ एमोनिया जो होगा वो एमोनिया गैस बन जाएगा जिसको एमोनिया वोलेटिलाइजेशन कहते हैं. और बाकी का जो एमोनियम कार्बामेट बचेगा इसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये बनाएगा नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्रेट्स विल बी फॉर्म्ड. इसमें से कुछ नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज कर लेंगे, कुछ जो नाइट्रेट्स होंगे वो ग्राउंड वाटर में मिल जाएंगे. दे विल गेट लीच्ड इनटू अंडरग्राउंड वाटर और कंटामिनेशन करेंगे. राइट, तो इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए कि थोड़ा थोड़ा यूरिया डिसोल्यूट हो और वो सिर्फ प्लांट्स को ही मिले, इससे हम पोल्यूशन को और कंटामिनेशन को भी बचाएंगे, अमोनिया के वेस्टेज को भी बचाएंगे. तो ग्रेजुअल रिलीज यूरिया का हेल्प करता है प्लांट्स को टू गेन न्यूट्रिएंट इन रिजल्टिंग इन हायर यील्ड्स. लोअर अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ड्यू टू लीचिंग ऑफ यूरिया. Collection of neem seeds is needed for manufacturing of neem coated urea. This would generate employments in rural areas. Neem coating will help check heavily subsidized ureas pilferage to chemical industry और बाकी चीज़ों में भी help मिलेगी. ठीक है, now we'll move to next question. Consider the following statements regarding Ganymede या Ganymede, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें. अब पहली बात, ये क्वेश्चन आता है तो आता है, वरना तुक्का नहीं लगा सकते. कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टर्म यहाँ पे जो नाम यूज हुआ है ये किसका हुआ है. तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो आपको पता रहेगा. फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम ऑफ टाइटन. तो हमको कहीं से लगता है ओके, अगर हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो ये कोई हेवनली बॉडी है. तो पहला बोला है कि सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में टाइटन के बाद. तो आपको मून्स के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा मून कौन सा है सोलर सिस्टम में, कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं. जैसे पहले सैटर्न होता था लेकिन अब जुपिटर हो गया है. रिसेंटली 12 और मून्स जुपिटर के मिले हैं. नासाज हबल टेलीस्कोप, तो 2 टेलीस्कोप सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, एक तो ये हबल टेलीस्कोप, दूसरा आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप. तो ये जो रिसेंट डिस्कवरीज कर रहे हैं ये भी आपको इन पे नज़र रखनी है. नासा हबल टेलीस्कोप हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ गैनीमीड. The JUICE mission will be JUICE mission will be launched by European Space Agency in 2022 for studying Ganymede as a planetary body and potentially habitable world. तो इसका आंसर है C, यानी 3 ओनली. पहला स्टेटमेंट गलत है, ये सेकेंड लार्जेस्ट मून नहीं है, सबसे लार्जेस्ट मून है. दूसरा ऑप्शन गलत इसलिए है, ये सही है कि हबल टेलीस्कोप ने इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने ये नहीं कहा कि वहाँ पे फॉस्फोरस है. हबल टेलीस्कोप ने बताया यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, कि वाटर वेपर्स का प्रेजेंस हमको मिला है जो डायरेक्टली उसके गैनीमीड के सरफेस से सब्लिमेट होते हैं, सीधा सॉलिड से गैस में बनते हैं. ठीक है,
और ये जो थर्ड है दिस इज़ राइट कि ये मिशन लॉन्च किया जाएगा क्योंकि वाटर वेपर हैं तो हमको लगता है कि शायद लाइफ भी हो। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट मैंने आपको सब बता दिया। एंड यस, सेकंड इज टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। गैनीमेड इज लार्जर देन टाइटन बाय 2%। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी दैट यस, यहाँ पे हबल के बारे में वेदर आई हैव रिटन और नॉट, ये स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट बिकॉज वही फॉस्फोरस की जगह यहाँ पे यूल सी दे हैव फाउंड वाटर वेपर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या एनर्जी से रिलेटेड आपका सवाल है साइंस एंड टेक का। चेन रिएक्शन, अगर आपने न्यूक्लियर साइंस अच्छे से पढ़ी है, जो इसका टॉपिक जितना साइंस एंड टेक में आता है, तो इट्स क्वाइट स्टैटिक, ये कुछ करंट से रिलेटेड नहीं है। चेन रिएक्शन process is used in nuclear bombs to release a vast amount of energy, but in nuclear reactors there is no chain reaction. In a nuclear reactor the reaction is controlled, while in nuclear bombs the reaction is uncontrolled. In a nuclear reactor all operating reactors are critical, while there is no question of critically in case of nuclear bomb. Nuclear reactors do not use moderators while nuclear bombs use them. तो कौन सा सही है? अगर आपने इसमें पॉज लीजिए और आप अपना स्टेटमेंट मुझे बताइए, ठीक है। सो आंसर करेक्ट जो है, देखो आर करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है, तो बी इज करेक्ट, ठीक है। 2 और 3 करेक्ट है। पहला वाला इनकरेक्ट इसलिए है, चेन रिएक्शन प्रोसेस न्यूक्लियर बॉम्ब में नहीं, कहीं पे भी दोनों में यूज होता है, चेन रिएक्शन तो होती ही होती है, ठीक। ये गलत इसलिए है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यस वी यूज मॉडरेटर्स। ये सही इसलिए है क्योंकि यस न्यूक्लियर रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं लेकिन बॉम्ब अनकंट्रोल होते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकल होते हैं, वाइल क्रिटिकलिटी का कोई भी सवाल बॉम्ब में नहीं होता। ये दोनों सही है। सो दिस इज़ वेरी स्टैटिक, जो हमने स्टैटिक में अगर आप देखेंगे अनअकैडमी के प्लस कोर्स में ये चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस consider the following statements. Okay, again this is from your science and tech. Passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after IVF, in vitro fertilization of egg. The child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not father. तो यहाँ पे आप पॉज लीजिए और राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ। राइट आंसर इज सी, यानी बोथ। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, जब स्पर्म एग या जिसको आप ओवम बोलते हैं उससे मिलता है ना, तो फिर आपका फर्टिलाइजेशन होता है, वो उसमें एंटर कर पाता है, उसको आप फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको कोई चेंज करनी है, या तो आप पहले ही एग में चेंज कर दीजिए, है ना, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को पहले ही चेंज कर दीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है, या तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद जाइगोट में चेंज कीजिए, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यही बोला। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ मदर से इनहेरिट होती है। अगर मुझ में माइटोकॉन्ड्रिया आया है वो मेरी मदर से इनहेरिट होके आया है, आप में आया है तो आपकी मदर से आया, फादर से नहीं आया, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही एक्सप्रेस होगा। तो अगर मदर में हमको मालूम है कि कोई बीमारी है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड ठीक है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज जो हैं वो सिर्फ मदर से आती हैं, फादर से नहीं आती, और हम उसको फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद में दोनों में ही चेंज कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो पहले करते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें 2 जाइगोट्स को दे आर रेज्ड इन विट्रो। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक यूज की जाती है बिफोर फर्टिलाइजेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया ओनली कम्स फ्रॉम मदर। So this statement is right. Now next question for you is on plastic waste management, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहे हैं rules. With reference to the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021, consider the following statements. They provide for increased thickness of plastic carry bags in order to stop littering. Obviously, अभी पीछे गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था थिकनेस। दूसरा है they aim to set up market mechanism for plastic waste management. Take a pause and tell me the correct answer. So the correct answer here is what? B.
दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन बता दिया। इंक्रीज्ड थिकनेस ऐसा हुआ है क्योंकि इंक्रीज थिकनेस क्यों की जा रही है प्लास्टिक की, क्योंकि उससे वो बायोडिग्रेड हो पाएगा। अदरवाइज प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, बहुत साल लग जाते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल उसको बनाने के लिए हमने थिकनेस को इंक्रीज किया है, बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए नहीं, यानी एटलीस्ट हम उसको रीयूज कर सके, हम उसको रिसाइकल कर सके। अगर बहुत पतला होगा तो उसको रिसाइकल करने में प्रॉब्लम आता है, और इससे हम एक मार्केट में मैकेनिज्म सेटअप कर रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो आप प्लीज़ इसके आंसर के लिए गो थ्रू अमेंडमेंट रूल्स 2021 में क्या आए, क्या पॉलिसी आई है प्लास्टिक वेस्ट हैंडलिंग, ये मेंस में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब पढ़िए। और अभी 2022 में क्या क्या बैन हुआ है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आए हैं अभी हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे क्योंकि शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे वेटलैंड्स। तो आप सब वेटलैंड्स को जानते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बता दूँ, वेटलैंड्स रामसर साइट्स है ना, रामसर कन्वेंशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, मैंने एटलीस्ट अपनी क्लासेस में तो कई बार रिपीट किया। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रे रिकॉर्ड, सो देखो इसको मॉन्ट्रे रिकॉर्ड कहते हैं। व्हाट डज इट इम्प्लाई? Okay, I'll read all the statements for you. Changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. The survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living in the vicinity, and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. It is given the status of World Heritage Site. ये आप मुझे पॉज लेके बताइए। I'll tell you the correct answer. करेक्ट आंसर इज ए। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, आता है तो आता, नहीं आता तो थोड़ा दिमाग लगा के भी हो सकता है। अगर आपने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है, मॉन्ट्रे रिकॉर्ड मिस हो गया, इट्स ओके। लेकिन मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में ध्यान रखने वाली ये बात है कि मॉन्ट्रे कन्वेंशन भी है एक, वो सीज के ऊपर है, वो अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में रामसर साइट्स ही आती हैं। रामसर साइट्स में क्या आते हैं? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? शैलो वाटर लैंड्स, जैसे लेक्स हो गई, ये इस तरह का लैंड हो गया जहाँ पे पानी रहता है ज़मीन में काफ़ी, उस एरिया को हम वेटलैंड बोलेंगे। जैसे कि मैंग्रोव्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब वेटलैंड्स में आता है। अब इंटरनेशनली जो एरियाज हर जिस देश के हिसाब से जिसका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको रामसर साइट का टैग मिलता है। अब रामसर साइट में कुछ ऐसे वेटलैंड्स आते हैं कि ऑलरेडी उनका कंजर्वेशन का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको बहुत खतरा है, उनका जो कैरेक्टर है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, उनका जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है, या हो सकता है ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उनको उठा के हम मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में रखते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा फर्स्ट टिक कर देंगे। Changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. इसका यही दे रखा है। मॉन्ट्रे रिकॉर्ड क्या एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, जो कि रामसर साइट्स हैं, उनमें अगर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया जो मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में हैं वो है कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में, लोकटक लेक मणिपुर में, ये 2 ऑलरेडी हैं। इससे पहले चिलिका लेक को भी मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको रिमूव कर दिया गया। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। रामसर साइट, मॉन्ट्रे रिकॉर्ड, तीनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला होता है कि ठीक है अर्थ आवर तो है, ये हमको पता है, देयर इज एन अर्थ आवर, वी नो अबाउट इट, बट वेदर इट इज इनिशिएटिव ऑफ दीज टू आर नॉट, ये याद रखने वाली चीज़ है। Now it is movement in which participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. It is a movement to raise the awareness about the climate change and need to save the planet. तो देखो अगर आपको ये वाला नहीं आता, सपोज पहले पॉज दो, आप आंसर बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर इज सी कि 2 और 3 करेक्ट पूछा है तो करेक्ट, ये पहला वाला गलत है। तो यही मैंने कहा, इसी में कन्फ्यूजन होती है। बट इन 2 के बारे में तो हम श्योर हैं, क्योंकि अर्थ आर के बारे में हमें पता है कि किसी दिन हम लाइट बंद करते हैं, अर्थ आर पे हम लाइट्स को बंद करते हैं 1 घंटे के लिए किसी दिन, वो इन्होंने दिन भी पर्टिकुलर नहीं पूछा, तो वो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, अवेयरनेस फैला रहे हैं क्या ऐसा करके हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, येस ऑब्वियसली इसका पर्पस तो यही होगा। तो हमको पता है 2 और
3 तो सही हैं ही हैं 100%, लेकिन पहले के बारे में हम श्योर नहीं हैं कि किसका इनिशिएटिव है। तो देखें, इसमें 3 ओनली दिया, 2 नहीं दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। 2 दिया है, 3 नहीं दिया, गलत है। अब 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे इन दो के बीच में कंफ्यूजन होगा हमको कि सी है या डी है। तो एटलीस्ट 50% तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का रिस्क आप उठा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो प्रॉबेबली देन इट विल बी टोटली अ तुक्का कि आपका सही होता है या नहीं। लेकिन अगर आपको पता है ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इनिशिएटिव है, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और था वो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म बायो रेमिडिएशन। तो ये हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इट शुड बी ईजी। इट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स दैट कैन बी यूज फॉर मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोबियल स्ट्रेन्स एंड इंजीनियर्ड बायो कैटलिस्ट। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी है। दोनों सही है। अगर ये देखो बहुत डायरेक्ट सवाल है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। बायो रेमेडिएशन का एक प्रोसेस होता है, इसमें बायोलॉजिकल एजेंट यानी माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई कुछ भी हो सकता है, उसको यूज़ करते हैं पोल्यूशन दूर करने के लिए। और वो इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं। वेरी मच इट्स पॉसिबल। ठीक है, बायो रेमेडिएशन दो तरीके से की जाती है। इन सीटू कि जहाँ पे कंटामिनेशन हुई है वहीं पे हम माइक्रोबियल लोड इंट्रोड्यूस करें, या उसको साइट से कहीं और लेके जाएं। तो ये दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक एंड वेरी इजी वन। ओके, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आ सकता है और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन में भी आ सकता है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बोथ आर वेरी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज़ होगा आपका साइंस एंड टेक से, और नैनो पोल्यूशन भी होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। नैनो पोल्यूशन के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नॉट हैव एप्रोप्रिएट मीन्स टू डील विद नैनो वेस्ट एज नैनो पार्टिकल्स डोंट अपीयर इन नेचर। ड्यू टू देयर साइज दे कैन पेनिट्रेट द एनिमल सेल्स बट नॉट प्लांट सेल्स। दे कैन हैव मैकेनिज्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स फिल्टरेशन। तो क्या सही है इसमें? मुझे पॉज लेके आप बताइए। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन पॉज लेने के लिए। स्टेटमेंट ए, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल सेल के अंदर जा सकता है, प्लांट सेल के नहीं जा सकता है। वेरी वेग। प्लांट सेल एनिमल सेल्स का बेसिक बायोलॉजी में अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, थोड़ा बहुत सेल वाल का डिफरेंस है, लेकिन बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो डजंट मेक अ डिफरेंस। और नैनो पार्टिकल्स नेचर में नहीं होते, दैट इज़ वाई हम नैनो वेस्ट से हमारी बॉडीज, हमारे सेल्स डील नहीं कर सकते। सो दिस इज़ राइट। तो नैनो पोल्यूशन बड़ा जेनेरिक टर्म है। जो वेस्ट नैनो डिवाइसेस से प्रोड्यूस होता है वो नैनो डिवाइसेस कैसे भी हो सकते हैं ना, किसी भी नैनो मटेरियल से बने हो सकते हैं। नैनो पोल्यूशन इज जेनेरिक टर्म, मतलब बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, उसमें बहुत तरह के मटेरियल्स आते हैं। सो येस, दे कैन पेनिट्रेट द एनिमल सेल्स में भी जा सकते हैं, प्लांट सेल में भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एनिमल सेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, उसका कोई तुक नहीं बनता है। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी MCQ की। कोई फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो वी कैन कंटिन्यू सच क्वेश्चंस। बाकी आप अपनी तैयारी इसलिए कह रही हो हमारे साथ करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से होगा। जब आप टीचर के साथ रिवाइज करते हैं तो वी विल मेक यू फोकस ऑन द प्रायोरिटी एरियाज। बाकी अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30% डिस्काउंट हमारा चल रहा है। एंड रिमेंबर द कोड वीरो UPSC। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जस्ट लेट मी नो कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन गाइड यू जब तक आपका प्रिपरेशन चल रहा है। सो देयर आर मेनी ऑफर्स गोइंग ऑन राइट नाउ। प्रीलिम्स का ये क्रैश कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट 2023 वालों के लिए, पहले भी बता चुकी हूँ। 5599 में आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये कोर्स मिलेगा। EMI पे भी कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। EPF और रिक्रूटमेंट के लिए भी कोर्सेज आए हैं। सेम कोड वीरो UPSC यू कैन यूज़ फॉर द टेस्ट एंड EPFO एवरीवेयर। थैंक यू सो मच।